चलो, मोशन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, लेक्चर 3 है ना अपना ये, बराबर। स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे समथिंग कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन cyclotron is a device used to accelerate charge particles। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल Q को हेवीली एक्सेलरेट करने के लिए काम आएगा हम लोग को। ठीक है, this is an application of combined E and B fields, मतलब ये दोनों है। अगर एप्लीकेशन ऑफ कंबाइंड E एंड B फील्ड, ठीक है, ये दोनों साथ में होंगे। सिर्फ E होती है उसके बारे में हम लोग को पता। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो नहीं लगेगा, वेलोसिटी होगी तो लगेगा। बराबर, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का दिखता है। हाँ, वो आपने माइक का रिसीवर नहीं लगाया। कहाँ पे? यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये एक तरीके का डेरिवेशन ही है। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है पूरा। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर में आपको अवेयर हो के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, राइट। अगर इसके अंदर करंट ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है आए, तो मुझे बता पाओगे ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन साइन कन्वेंशन से नेगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। ठीक है, तुम इलेक्ट्रिसिटी सॉल्व करोगे तब मिलेगा वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं तो करंट वैसे जाता है। पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है उधर करंट जाता है, नेगेटिव चार्ज इधर जाता है उसका उल्टा करंट होता है। ठीक है, और ये किस स्पीड से ट्रैवल करता है वायर के अंदर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं ये। इस पूरे रीजन में सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस। ठीक है, फोर्स कितना होगा इस छोटे से चार्ज पार्टिकल पे? DF, फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज DQ कितना हो जाएगा फॉर्मूला? QV क्रॉस B। सही बोल रहा हूं मैं? फोर्स इज इक्वल टू QV क्रॉस B, जहाँ पे V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा आपका। और चाहिए तो चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, या फिलहाल DQ लिख के छोड़ दे तो भी चलेगा। नाउ पुट, क्या DQ की जगह पे IDT पुट किया तो चलेगा? बिकॉज करंट इज DQ बाई DT ना।
डी क्यू की जगह पे आई डी टी पुट कर दिया आपने, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, डी एल बाई डी टी, सही है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दोनों चीज़ें पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, छोटे से एलिमेंट के ऊपर, डी एल एलिमेंट के ऊपर, फोर्स डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पे आई डी टी, वेलोसिटी की जगह पे डी एल बाई डी टी, ये क्या है आई डी टी है ना, हाँ, इंटू बी, तो क्या डी टी कैंसिल, तो डी एफ क्या आ गया, आई डी एल क्रॉस बी। अभी तक सही है। टोटल नेट फोर्स चाहिए पूरे वायर पे, तो इंटीग्रेशन लगेगा, तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी कि इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। स्पेशल केस, यूनिफॉर्म फील्ड, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है सब जगह पे, समझो ऐसे, ये एक्चुअली स्पेशल केस तो बोल दिया, बट मोस्ट कॉमनली यूज केस भी यही है। तो भले फॉर्मूला डिराइव ये हुआ है, बट अभी इसका जो इस केस में जो फॉर्मूला यूज डिराइव होगा ना, वो ज़्यादातर यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, सीधा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वायर समझो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ये पूरा वायर है, अभी इधर तो मैंने स्ट्रेट एक सेगमेंट ले लिया था ना वायर का। बाय द वे, इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, v क्रॉस बी ना। वेलोसिटी किधर है, माइनस आई, बी किधर है, माइनस के, और बाहर भी एक नेगेटिव आएगा बिकॉज चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा ये, प्लस जे, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगने वाला, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो इस बार इतना इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे, ये पूरा करंट कैरिंग वायर है, इसका जो इस पे जो फोर्स लगेगा ना, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट ये ले लिया जाएगा, आई एल क्रॉस बी, मतलब ये इंटीग्रेशन में से आई और बी बाहर आ गया, अंदर सिर्फ डी एल बचा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल सीधा एल ले लिया। इसमें एल क्या लेना है वो सोचने की बात है, सच में ये लेंथ ऑफ द वायर नहीं लेना है आपको, इसका जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना, ये वाला ऐसे, ये स्ट्रेट है ना, ये एल लेना है, एल इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड, या इफेक्टिव लेंथ बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर, बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, जो वायर के एंड्स है उनके बीच का डायरेक्टली। और फोर्स का डायरेक्शन फिर से आप वैसे ही निकाल सकते जैसे आप निकाल ही रहे हो कब से, तो ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं, आई एल क्रॉस बी। तो वायर अगर स्ट्रेट हुआ तो ठीक है, पर वायर अगर कर्व भी हुआ तब भी हम निकाल सकते हैं। चलिए, अगर करंट ऐसा जा रहा है, इसका लेंथ एल है, तो इसके ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पे इनसाइड है, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, यस, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसमें लेंथ किधर है, लेंथ मतलब करंट, तो मतलब आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप, कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा, ये सीधा आई एल भी लग जाएगा। कि मेरी बात समझे आप, बहुत बार रिपीट सेम चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एल भी ऊपर की तरफ लग गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सब जगह पे क्रॉस क्रॉस है। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है ना, आई एल भी साइन थीटा, जिसमें थीटा किसके बीच का एंगल होगा, लेंथ और फील्ड के बीच का। यहाँ पे लेंथ ऐसा राइट में है और फील्ड ऐसा अंदर की तरफ है, कितना एंगल है, इसलिए दिख ही नहीं रहा है, साइन 91, इसलिए साइन थीटा कहीं पे लिख नहीं रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ रही मुझे इस केस में एटलीस्ट।
अगर वायर ऐसा कर्व है, इसका रेडियस r है, करंट I और मैग्नेटिक फील्ड वापस वही, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, I लेंथ की जगह पे 2RB, सीधा शॉर्टेस्ट लेंथ डायमीटर बन जाएगा, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ, ऐसा। मेरी बात क्लियर है आप लोग को? मैग्नेटिक फोर्स ये इतना ही हो जाएगा। अगर सर्कल कंप्लीट है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, करो गेस। 0। इफेक्टिव लेंथ 0 है, वैसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो, या फिर ऐसा सोचो कि ऊपर के सेमी सर्कल पे फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे के सेमी सर्कल पे फोर्स नीचे लगेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको सोचने के। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड में जब एक लूप को रखते हैं ना, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। व्हेन लूप, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर सर्कुलर होना चाहिए, व्हेन एनी लूप, व्हेन एनी करंट कैरिंग लूप is placed in uniform field, when any current carrying loop is placed in uniform field, then net force on it is 0. Okay? बाय द वे, इसके अंदर इस वायर में अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले भी लूं, ये वाला छोटा सा एलिमेंट जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल से कर सकते हो, आपको आता है राइट हैंड रूल से, IJK से भी होगा ही। ये IL क्रॉस B, तो ये जो पहला वेक्टर है वो फिंगर्स और दूसरा वेक्टर है पाम का परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऐसा है, फील अंदर है, तो फोर्स ऐसा लग रहा है ना बाहर की तरफ, ऐसा लग रहा है। ये इस वाले पे फोर्स का डायरेक्शन राइट पे जा रहा, फील अंदर ऊपर, इसके ऊपर राइट में, इसके ऊपर, इनफैक्ट ये हर जगह से फोर्स ऐसा बाहर की तरफ लग रहा है इसके ऊपर। नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये वायर इज कॉन्स्टेंटली फीलिंग अ स्ट्रेचिंग आउटवर्ड्स, स्ट्रेच फील कर रहा है, और उसकी वजह से उस रिंग के अंदर ना टेंशन आ जाएगा वायर में, और वो टेंशन का वैल्यू आएगा IRB, ILB की जगह IRB, इतना टेंशन डेवलप हो जाएगा वायर के अंदर। ये प्रूव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक सेमी सर्कल कट कर दो, यहाँ से एक टेंशन नीचे आएगा और इस वाले से भी टेंशन नीचे आएगा, तो कितने टेंशन हो गए, 2T। वो किसको बैलेंस करेंगे, इसको ऊपर लगेगा ना सेमी सर्कल पे, तो क्या बचेगा, 2 कट, तो यही बचेगा ना, टेंशन इन द वायर ऑल अराउंड इज IRB। ठीक है इतना। ये करंट कैरिंग वायर I है और ये ऐसा फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, लेविटेट कर रहा है, ये सब वर्ड्स यूज करेंगे अपन। ठीक है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ऊपर की तरफ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स QE लगते हैं, और किस फोर्स को बैलेंस करता है वो, mg को, तो Q इक्वल टू mg लिखते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी लिखेंगे। इसका खुद का वजन कितना है, mg, और ऊपर क्या फोर्स है, ILB। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वेट करने पे भी काफ़ी सम्स मिलेंगे हम लोग को, mg इज इक्वल टू ILB वाला। ठीक है ना, तो वो भी तुम पे छोड़ रहा हूँ मैं। ये करंट I है, ये दो स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है B, बराबर। ये लेंथ L ले लो, एकदम सिमेट्रिक वे में मान लो इसको, तो आप बता पाओगे इसमें कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, कितना टेंशन आ जाएगा इस स्ट्रिंग के अंदर। एक करंट कैरिंग वायर है, उसका खुद का वजन mg नीचे, और जिस तरीके से फील्ड और करंट है ILB ऊपर लगेगा। तो अगर कोई पूछेगा इस स्ट्रिंग में टेंशन कितने डेवलप हो गए हैं, इसलिए का झूले जैसा होता है ना, वैसा डायग्राम है ये। नीचे करंट कैरिंग वायर है, 2 रस्सी से बांध के रखा हुआ है, तो रस्सियों में टेंशन कितना आएगा कैसे निकालेंगे, FBD NLM का सवाल है बेसिकली ये। इस पे ILB ऊपर लगेगा,
और इसका एम जी नीचे लेगा। ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस ही हो हमेशा, अगर बैलेंस हो गया तो टेंशन कितना होगा, करेक्ट, तो टेंशन की ज़रूरत नहीं, बट वी नीड टू गो फॉर जेनरिक नाउ। तो कितना हो जाएगा टेंशन, एनीवन? टेंशन ऊपर, 2T ऊपर और ILB ऊपर, बैलेंसिंग mg। तो मुझे सिर्फ टेंशन चाहिए, तो क्या आ जाएगा mg माइनस ILB अपॉन 2। क्या मेरी बात समझे? क्लियर है? अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो टेंशन कितना आएगा? अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो कितना आएगा? तो ILB भी नीचे, mg भी नीचे, तो टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ILB बाई 2। समझ में आ गई बात? लिख लो पहले इतना। चलो एक्चुअली नोट में एक और केस मुझे बताना है, उसके बाद वो मैं हटा सकता हूँ। नोट में एक केस और है, थोड़ा सा देखो जरा। यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि NLM में जा रहे हैं अपन, तो इंक्लाइन प्लेन तो बनता है, ठीक है। ये ऐसा करंट, ये वायर इधर है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ये करंट कैरिंग वायर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे की तरफ, जैसे ग्रेविटी नीचे की तरफ वैसे मैग्नेटिक फील्ड है। ये तो आपने आइसोमेट्रिक व्यू से देख रहे हो। फ्रंट व्यू से देखोगे तो कैसा दिखेगा? सिर्फ ये डॉट दिखेगा ना, करंट कैरिंग वायर। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ? अगर आप साइड ऐसा फ्रंट व्यू से देखोगे तो सिर्फ करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखेगा, ठीक। फोर्सेस के बारे में बताओ, कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? सेल्फ वेट, नॉर्मल, फ्रिक्शन जान देते हैं अभी के लिए, mg और नॉर्मल। कोई मुझे ILB का डायरेक्शन बता दो बस, वही मेन बात है। IL क्रॉस B, ये I बाहर आ रहा है ऐसा, और B ऐसा नीचे की तरफ है। ये क्या है? कब से अंदर है ये? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं तो IJ कैसे कर भाई? नहीं मैं समझा ना। IL क्रॉस B, पहले मैं वेक्टर से बता देता हूँ। मुझे बताओ इसमें लेंथ करंट किस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रहा है, तो K कैप ऐसा आ रहा है ना, आपकी तरफ आ रहा है डॉट, ये करंट आपकी तरफ आ रहा है ना, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो माइनस J ना। इसका जवाब दे। IJK, तो KJ से माइनस आएगा, बट एक माइनस पहले से, तो I मतलब राइट में आएगा। मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो ILB की बात हो रही है वो इस डायरेक्शन में। अब यही चीज़ मैं राइट हैंड पाम रूल से भी बता देता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिंगर्स, ठीक है, पाम का परपेंडिकुलर, ठीक है। ब्रिज का दिमाग गलत जगह ही चलता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें, और थंब इज द थर्ड थिंग। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 2 चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उससे एक तीसरा वेक्टर आता है। तो जो पहला वेक्टर है ना वो फिंगर्स है। तो लेंथ किस तरफ है? करंट लेंथ किस तरफ है? तो फिंगर्स ऐसे। अब पता नहीं कैसा रखना है, ऐसा रख सकता हूँ, ऐसा रख सकता हूँ, लेकिन ये फिंगर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये आप पाम से जो परपेंडिकुलर निकलता है ना वो दूसरा वेक्टर है। ये जैसे B किधर है, तो ये हाथ ऐसा रखना पड़ा। अब थंब किधर है, वही है फोर्स का डायरेक्शन। ये रुकती है, वेट करती है कब सर पूरा समझाएंगे। फिर मैं सर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मैं बीच में। बता दो सर, आप देख लो सर, आप प्रैक्टिस कर लो आप। रूल्स चेंज करने पड़ेंगे और क्या। वो EMI में यूज करते, अभी जाने दो। EMI चैप्टर का नाम है, EMI, जो नहीं सुना है। हर बुक के आगे ना वो एक चैप्टर्स की लिस्ट होती है, वो देखा करो। इंडेक्स बोलते हैं, हाँ यस, हाँ। ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो ऐसे, करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे ऐसे, हाँ बस वैसे रख हाथ बराबर। अभी ऑलरेडी तेरे पाम का जो पपेडियो नीचे की तरफ ही है, तो वो B तो नीचे की तरफ ही है ना,
थंब किधर है? हम ये ना राइट राइट, हाँ तो यही फोर्स है ऐसा। जिस साइड आई रहेगा उस साइड फोर्स। देखना यहाँ लगाओ, देखो यहाँ लगाओ, यस अमय इधर लगाओ, इस एलिमेंट पे लगाओ, आई किधर है? फील अंदर, सर एक मिनट सर, देखो ये आई ऊपर है ना। हाँ आई ऊपर है तो फिंगर्स ऊपर क्यों नहीं है तेरे? सारे ये ऊपर है। हाँ तो ये आई तो इधर चला गया। अरे क्रॉस क्रॉस सब जगह पे क्रॉस, इनसाइड थंब क्या है? फोर्स। और आई ये है। हाँ ये पहला वेक्टर जो है ना ये फिंगर्स है, दूसरा वेक्टर पाम का परपेंडिकुलर है, इसका जो आंसर आएगा वो थंब है। ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी देखो ना, ये फोर्स ऊपर कैसा आया है देखो, करंट ऐसा, फील्ड अंदर। चल हाँ अब ये फोर्सेस, अगर मैं बोलता हूँ कि ये बैलेंस है तो कंपोनेंट से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो मुझे आप अलोंग द प्लेन कंपोनेंट बना के बता सकते हो? नॉर्मल किस चीज का? तीनों फोर्सेस का अलोंग वाला कंपोनेंट चाहिए। इनफैक्ट तीन में से एक ऐसा फोर्स है जिसका अलोंग कंपोनेंट ही नहीं बनेगा, कौन सा? वेरी गुड, नॉर्मल का ये कंपोनेंट है ही नहीं ना, अलोंग वाला कंपोनेंट नहीं है अलोंग द प्लेन। अच्छा mg का इधर कौन सा कंपोनेंट होता है अगर याद हो किसी को तो? mg साइन थीटा। और lb का इधर कौन सा कंपोनेंट है? ये थीटा ही, हाँ बस। तो ये इक्वेशन कभी काम आ जाएगा, ठीक है। ये नोट के सब पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, ये भी एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। स्टार्ट करें। इसके अंदर ना बायट-सैवर्ट्स लॉ से डिराइव किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर भी आएगा, और थोड़ी देर पहले जो अपन ने ILB सीखा वो भी आएगा। ओके, तो पहले दो वायर्स ले लेते हैं। ये करंट ले लेते हैं I1, उसके पैरेलली एक वायर्स रख दो, इसका नाम रखेंगे I2। इनके बीच में डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? D ले लेते हैं अभी के लिए, सही लग रहा है? किसी एक वायर की वजह से फील्ड पता है अपने को, इसके आसपास कैसी फील्ड बनेगी इस एक वायर की वजह से? ये ऐसा कुछ ना, सही है? 3D में ऐसा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की है, वो फील्ड इस वायर के लिए एक एक्सटर्नल फील्ड है। इस I2 की वजह, ये I2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रेड कलर की फील्ड है ये एक्सटर्नल है, ये तो I1 की खुद की है। ILB वाले फॉर्मूला में B दूसरे का होना चाहिए, खुद का ही नहीं होना चाहिए। खुद की वजह से ये फोर्स नहीं लगता है। ILB में I खुद का होना चाहिए, वायर का लेंथ खुद का होना चाहिए, बट B दूसरा होना चाहिए, एक्सटर्नल। मेरी बात सुन रहे हो? तो इस वायर के लिए ये फील्ड एक एक्सटर्नल फील्ड है। इन सब जगहों पे ये जो फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या होगा? अभी 3D में नहीं बनाना है, 2D में ही बनाना है। इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड सब जगहों पे इनसाइड। याद है सबसे पहले वाली बात, एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट किया था ना, फील्ड अंदर जाएगी। इसका नाम क्या रखना है? B1 के B2? B1, क्योंकि ये फील्ड ड्यू टू वायर 1 है, समझा? और ये जो B1 है ये कितना होगा? फील्ड ड्यू टू वायर 1 एट पॉइंट्स ऑन वायर 2 इज, क्या फॉर्मूला है? यस, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई डी। यही फॉर्मूला स्ट्रेट में पाया आता है, यही फॉर्मूला। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड B1 ऑफ वायर 1 कितना होगा? इसका नाम रखेंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फॉर्मूला क्या? ILB ना,
ILB। आई कौन सा लिखोगे बताओ, 1K2? और वो फोर्स का डायरेक्शन कोई बता पाएगा? IL क्रॉस B। इस पे इसका करंट ऊपर की तरफ है, इसका फोर्स, इसका फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स IL क्रॉस B, ऐसे ऐसे करंट ऊपर फील्ड अंदर ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगने वाला है? ये। इसका नाम क्या रखना है अपने को? F21। क्या एक्शन रिएक्शन से आर यू अग्रीइंग, मतलब मानने को तैयार है कि इसका नाम F12 ऐसा होगा? ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है? अट्रैक्टिव फोर्स। वेरी गुड, ठीक है। आगे वापस इसको बातें वापस आएगी, पहले वैल्यू खत्म करते हैं फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पे मुझे आई का बताओ, 1K2। वेरी गुड। I2, L तो L लेंथ ऑफ द वायर है, और B 1, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगी? अभी F21 कितना हो जाएगा? I2 L, और B का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई डी। ऑलमोस्ट डन। सो देयरफॉर F21 विच इज ऑल्सो इक्वल टू F12 बाय द वे, राइट? विच इज इक्वल टू, उसको सीधा F ही बोल देते, चलेगा? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी। सही लिखा है मैंने? ये दोनों सेम सेम है? नहीं दिख रहा है? ये रहा। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, तुम लोग सही हो। I1 I2 बाई 2 पाई डी L। देयर इज अ रीजन कि मैं L क्यों भूल गया। मैं बताता हूँ, तुम्हें को लग रहा है मजाक कर रहा है। ये राइट साइड का हटा दूँ ना? ये फोर्स का फॉर्मूला है, पर फोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स पर यूनिट लेंथ है यहाँ पे। वो उसका डेरिवेशन करने के लिए आपको बोलेंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स। तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको ये लोग स्मॉल f बोलेंगे। स्मॉल f मतलब क्या? कैपिटल F अपॉन L। तो RHS में क्या बचेगा? म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई डी। फोर्स पर यूनिट लेंथ का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वो सब बताने की इतनी नीड नहीं है, राइट? When current in parallel wires is in same direction, then force is attractive, and when currents are opposite in direction, then force is repulsive. Can you justify this repulsion? Yes, अगर एक करंट को उल्टा कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर ये करंट उल्टा कर दिया तो ये क्रॉस की जगह डॉट, तो ILB किस डायरेक्शन में हो जाएगा? आई इधर, राइट, अवे हो जाएगा, तो जस्टिफाइड है, रिपल्सिव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सब सही है यहाँ पे इतना? वेरी गुड। अब इसके रिलेटेड कनेक्टेड जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है उसको फिनिश कर सकते हैं अपन। निकालो। 21 वाला देख लेते हैं। अच्छा है, 21 से भी सब कुछ करना ही है हम लोग को। वी आर लेफ्ट विथ टॉर्क, वी आर लेफ्ट विथ MCG मूविंग कॉइल गवर्नमेंट। बस ये दो टॉपिक बाकी है अपना इस चैप्टर का। और पहले अपन सॉल्व एग्जांपल्स खत्म कर देते हैं 27 तक। 22 से 27 हम लोग अभी करेंगे। ओके, तो एवरीवन गो टू 22 पढ़ के रखो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। अपने लेवल पे पहले रीड करके रखो। अयान क्वेश्चन पढ़ेंगे मस्त। पढ़ ही नहीं रहा भाई साहब। अरे यार, पेज नंबर 16 ऐसा ये बोल रही है। रुक जा, पेज नंबर 15। 22 बोला मैंने, सॉरी 21 से स्टार्ट करते हैं। मैं 22 लिखा भी है। 21 हाँ। A wire is bent in the form of an equilateral triangle.
PQR of side 20 centimeter. अच्छा वेट, इतना पहले बना लूँ। ये PQR है और हर साइड 20 सेंटीमीटर का है। आगे And carries a current of 2.5 ampere. तो इसमें करंट डायरेक्शन मेरे को नहीं पता, फिलहाल मैं क्लॉकवाइज मान के चल रहा हूँ। 2.5 एम्पियर। फिर It is placed in a magnetic field V of magnitude 2. तो मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है 2 टेस्ला। डायरेक्शन के बारे में अभी भी कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। आगे Directed perpendicularly to the plane of the loop. मतलब मैं इनसाइड ले रहा हूँ, क्रॉस अच्छा लगता है अपने को। हाँ अपने मन से। फिर आगे Find the क्रॉस इनसाइड लेना, परपेंडिकुलर तो प्लेन बोला ही है, तो या तो अंदर ले लो तो बाहर ले लो, चलेगा। आगे पढ़ो। find the forces on the 3 sides of the triangle. 3 साइड्स मतलब तीनों पे अलग अलग भी निकालो या नेट फोर्स निकालो, देखते हैं। नेट फोर्स तो तुमको पता ही है आंसर क्या है, नेट फोर्स, क्योंकि एक लूप है। एक लूप पे बात हो गई ना अपनी, तो किसी एक पे निकाल लेते हैं, नेट फोर्स तो 0 है। और जो भी एक पे निकालेंगे बाकी तीनों पे भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम, डायरेक्शन वाइज तीनों अलग अलग जगह पे हो गए। तो किसी एक पे फोर्स निकालने का काम तो कर ले अपन। फोर्स इज इक्वल टू, किसी एक पे निकालना तो IL भी ना खत्म। करंट कितना है 2.5, लेंथ कितना है 0.2 ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो, और ये 2। आंसर बताओ। 25 2 इस 50, 50 2 100, 2 डेसिमल 1 आ रहा है क्या? आंसर चेक कर लो। खत्म हो गया। और नेट फोर्स तो डिस्कस नहीं करूँ ना मैं, चलो ठीक, खत्म करो। चलो ये सब पढ़ सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 22। Figure shows 2 long metal rails अच्छा एक मिनट, रेल्स, एक रेल इधर है और placed horizontally बराबर हॉरिजॉन्टली रख दिया। फिर and parallel to each other at a separation y. ओके, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये y। इधर सुनो, समझो मेरे साथ। फिर आगे A uniform magnetic field B exists in the vertically upward direction. अपवर्ड्स या आउटवर्ड्स उन्होंने डायग्राम में वैसे तो क्लियर किया हुआ है कि डॉट डॉट है, बराबर। A wire of mass m can slide on the rails. ठीक है, तो एक वायर है, एक वायर है ऐसा, इसका मास जो है वो m है और लेंथ तो y के बराबर ही मान ले, y के बराबर मान ले ना लेंथ ये वाला। हाँ आगे The rails are connected to a constant current source which drives the current I in the circuit. तो इसके साथ रेल के साथ ना एक सोर्स है, उन्होंने डायग्राम में मिस्टेक किया, ऑल्टरनेटिंग करंट बता दिया, बट उन्होंने खुद ही बोल दिया कि डायरेक्ट करंट है ना, ऐसा कांस्टेंट करंट और डायरेक्ट करंट ही होगा। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, रेल के थ्रू करंट ऐसा कनेक्ट हो गया सर्किट और ऐसा आ रहा है। इस वायर में करंट किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है। एम आई राइट? बराबर बनाया मैंने, सही बनाया ना, ऊपर राइट साइड पे बनाया ना, तो इसके नीचे ऐसे ही जाएगा ना, फिर तो सही बनाया। करंट डायरेक्शन सही बनाया है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। करंट ऐसे ही जा रहा है ना इधर, तो ऐसे ही जाएगा ना नीचे, ये लूप ऐसे कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो इसमें करंट नीचे है, फील्ड आउटवर्ड है, तो मुझे एफ का डायरेक्शन बता सकता है इसके ऊपर? ये लेफ्ट ऐसे होगा ना इस साइड। तेरा पाम का परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, इस बार डॉट है, क्रॉस नहीं। राइट आए, अरे लेफ्ट तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट पे लगेगा। क्वेश्चन जरा कंप्लीट करना। The friction coefficient between the rails and the wire is mu. इसके बीच में म्यू दिया हुआ है, मतलब पहले मैं मेरे बाहर मैं मैग्नेटिक फोर्स इधर मिल रहा है। ये सरफेस रेल का जो फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे राइट पे लगाएगा ना, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। फिर पढ़ जरा। Word soluble the minimum value of mu which can prevent the wire from sliding. दो सवाल है ना, फाइंड म्यू मिनिमम फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। दूसरा है Describe the motion of the wire if the value of mu is half the value found in the previous one. मतलब कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए रोकने के लिए, और जितना भी चाहिए उसका अगर आधा ही हो तब तो नहीं रोक पाएगा, तब वो एक्सेलरेट करेगा, और उसके बारे में आपको बताना है। स्टार्ट करें। पहला
फर्स्ट पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बैलेंस इक्वेट कर दोगे। मैग्नेटिक फोर्स को किससे इक्वेट करोगे इस बार? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन आई एल बी इधर आ जाएगा, और किसी को फ्रिक्शन याद है? म्यू नॉर्मल, म्यू एम जी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एम जी आ जाएगा ना। हाँ, टू क्यों आएगा? एम जी बाई टू भी तो एम जी ही होता है ना फिर से। अरे इन दोनों से जो नॉर्मल आएगा वो एक ही एम जी को बैलेंस करेगा ना। अरे इधर से फिर दो फ्रिक्शन आएंगे ना, तो उधर भी 2 आएगा, उधर भी डिवाइड बाई 2 आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ना वैसे भी। तो टोटल ओवरऑल फ्रिक्शन इज जस्ट म्यू एम जी। तो म्यू मिनिमम कितना आ गया? देयरफॉर आई एल बी अपॉन एम जी, दैट्स इट। हाँ, शायद लेंथ उन्होंने वाई लिया होगा फिर, बस उतना फर्क। अरे लेंथ जो है वो दिया ही नहीं उन्होंने वाई दे दिया है, तो वो लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट मैं डन मान रहा हूँ। सेकेंड पार्ट, इस बार म्यू कम कर दिया है तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा ना। मेरी बात समझे आप? इस बार ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो लेफ्ट में लगेगा, और अब जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए वो मैग्नेटिक का आधा हो जाएगा। ये कौन समझा पाएगा मुझे कि सर आपको कैसे पता अभी फ्रिक्शन मैग्नेटिक का आधा है? क्योंकि इस बार जो म्यू है वो पहले वाले का आधा है, और पहले जो फ्रिक्शन था वो एम के बराबर था। तो अगर म्यू आधा कर दोगे तो फ्रिक्शन आधा हो जाएगा। फ्रिक्शन आधा तो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है, मतलब वो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो मैग्नेटिक का आधा। तो नेट फोर्स कितना बचेगा? एफ एम माइनस फ्रिक्शन, विच इज एफ एम बाई 2। एफ नेट इज एम इंटू ए, और ये है एफ एम माइनस एफ एम बाई 2 विच इज एफ एम बाई 2। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, मैग्नेटिक फोर्स कितना है? आई एल बी अपॉन 2। तो एक्सेलेरेशन निकाल लिया मैंने, आई एल बी अपॉन 2m। सो मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेफ्ट की तरफ स्लाइड करता रहेगा। ठीक है इतना। 23 पे चलो, पानिया पढ़ो। Find the magnetic force on the loop PQRS due to the loop wire. अच्छा, डायग्राम उन्होंने दिया है, उसके बिना तो हो गई ना, लेकिन उन्होंने खुद ही बोला डायग्राम देखो। फाइंड द फोर्स ऑन द लूप पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं इसको ऐसा मान लूँ पी क्यू आर एस। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है, और स्क्वायर लूप है जो कि कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से? ए, और ये खुद भी कितने साइड का है? तो स्क्वायर भी ए साइड का है, वायर से वो डिस्टेंस भी ए पे है। लेफ्ट वाले पे करंट है I1, और इस लूप में करंट है चलो ठीक है। फोर्स पूछा है ना PQRS पे, चलिए ट्राई करते हैं, हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, वो यूनिफॉर्म फील्ड, डज दिस वायर क्रिएट अ यूनिफॉर्म फील्ड अराउंड इट? नो। तो इस बार फोर्स, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। फील्ड पूरा टाइम यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पे। चलो अच्छा क्वेश्चन है, जितना उन्होंने पूछा वो तो हो ही जाएगा, उसके अलावा भी कुछ कुछ सीखने के लिए है यहाँ पे, और मेरे DCT में डालने के लिए। स्टार्ट करें। पहले एट अ टाइम दो वायर पे फोकस करते हैं। मुझे आप बताओगे ये वायर और PQ वाले वायर के बीच, मतलब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो पढ़ा है अपन ने ऑलरेडी। पैरेलल वायर्स, पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स पता है ना। तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऐसे लगेगा। इसका नाम रख लेते हैं FPQ, चलेगा। वैसे ही इस वायर और इस वायर के बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, जिसका नाम रखेंगे FRS। नहीं समझा? कुछ डायरेक्शन का सोचना ही नहीं, अपने ऑलरेडी ये दिमाग लगा चुके हैं। हर बार ये दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए हमने टॉपिक ही पढ़ लिया, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। फिर समझ में आ रहा है? इधर देख रहे हो तुम लोग? लिखना बंद कर दो, समझना चालू कर दो मेरे साथ। चलिए अब मुझे बताइए FPQ ज़्यादा होगा कि FRS ज़्यादा होगा कि दोनों सेम होगा? वेरी गुड, क्योंकि वो नज़दीक है, फील्ड फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए कैंसिल नहीं हो रहा है इस बार। चलिए मुझे QR पे बताइए कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि वी हैव नॉट लर्न दिस एंड दिस वायर। तो इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड अंदर, तो अभी IL क्रॉस भी लगाओ, करंट इधर ऊपर। इसका नाम है FQR, ठीक है।
इस वायर की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन अंदर अंदर, और तो फोर्स का डायरेक्शन ये करंट इधर, फील्ड अंदर, ऐसा। इसका नाम रखेंगे एफ पी एस। एफ क्यू आर बड़ा होगा कि एफ पी एस बड़ा होगा कि दोनों सेम होगा? एकदम आइडेंटिकल है, सेम होगा। तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करना जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अभी नहीं कर रहे, सम खत्म होने दो फिर देखते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू फाइंड द फोर्स। आई भी जितना सिंपल नहीं है ये, क्योंकि इसकी हर जगह पे, हर टुकड़े पे भी वेरिएबल, तो वो बाद की बात है। हाँ बोल तू, बाद में बोलेगी खत्म होने के बाद। चलो, फोर्स का डायरेक्शन हाँ थोड़ा दिक्कत दे रहा है यहाँ पे। पहले एफ पी क्यू निकाल के दोगे मुझे? एफ पी क्यू मतलब आई एल बी ना, कि डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दूँ उसके बीच का, म्यू नॉट आई वन आई टू वाला लगा देते। चलो, म्यू नॉट आई वन आई टू, इसमें इसका एल लगेगा डिवाइड बाई 2 पाई। कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में? ए। तो कितना आ जाएगा ये? 2 पाई, और लेफ्ट में फोर्स है ये एफ आर एस, म्यू नॉट आई वन आई टू, और लेंथ कितना उसका? ए अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? ये वाला वायर और ये वाला वायर के डिस्टेंस कितना है टोटल? 2 है। तो कितना आ जाएगा ये? 4 पाई। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4 ओनली ना। सो म्यू नॉट आई वन आई टू ओवर, सॉरी लिख दो ना सीधा, चेक करो यही आंसर दिया है क्या? उसका वेक्टर भी दिया है। ठीक है ना। फोर्स ऑन क्यू आर, ये जो वायर है जिसमें करंट ऐसा जा रहा है ना, ये क्या नाम है इसका? I2। इसके सब जगह पे फील्ड अलग अलग है। ये फील्ड कितनी है? म्यू नॉट आई वन अपॉन 2 पाई एक्स। डिस्टेंस आप मान के चलो, ये I1 है, ये छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहा हूँ मैं, एलिमेंट बोलते हैं ना इसको। कितना डिस्टेंस पे ले लिया? x डिस्टेंस पे। इस पे छोटे से पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? df I2 dx, और फील्ड इधर तक सब सही चल रहा है? ILB वेरिएबल। टोटल फोर्स चाहिए तो I2 बाहर, म्यू नॉट बाहर, I1 बाहर, 2 पाई बाहर, अंदर बचा क्या? 1/x का इंटीग्रेशन बोलो। लिमिट्स कोई बताने का ट्राई करेगा? ये एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? log 2 पाई और नेचुरल लॉग 2। ये वो फोर्स है जो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोग को ये सम में, क्योंकि वो फोर्स नीचे के फोर्स के साथ बैलेंस आउट हो रहा था, ये निकाला नहीं अपन ने। ठीक है इतना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलो, पढ़ रुद्र। सॉरी, जब मैं बोलता हूँ कि पढ़ लो तुम लोग क्वेश्चन, अभी पता चल रहा है कि बुक ही नहीं था अभी तक। हाँ वही वही, अच्छा अरे 20 उसको थोड़ा उसका पैर नहीं अच्छा रहेगा, पैर फैला के इधर रखेगा। हाँ फैला भाई, तू बिंदास करा। मैं देखता हूँ कौन एक टांग ऊपर रख ऐसा और एक टांग नीचे। मेरे को थोड़ा सा बोर्ड भर लेने दो, फिर अपन ये कंटिन्यू करते हैं। 24th वाला पढ़ो भाई। कौन पढ़ रहा था? पढ़ रुद्र। In the adjoining figure of two parallel wires, दिया है फिगर, रुक जा 1 मिनट। ऊपर वाले का नाम क्या है? और नीचे वाले वायर का? और ऊपर वाले में करंट, नीचे वाले में? अरे रे 15 लिखा, मिटाया। पढ़ो। are 40 centimeters apart. वेट, इसके बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप है जिसको हम लोग डी बोलते हैं ना, वो है। फिर आगे The currents flowing in the wires are according to figure. बना लिया वो मैंने। आगे The force acting over a length of 5 meters of
the wire. कौन सा वायर, नीचे वाला ऊपर वाला, कि चलता है उसको कोई भी? दोनों सेम 5 मीटर नहीं नहीं बोल नहीं सकता, इनफाइनाइट हो सकता है एक कम, लेकिन छोड़ो कोई भी एक आप 5 मीटर मान लो। अब आपको फोर्स चाहिए, अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा? एक दूसरे की तरफ है तो अट्रैक्टिव, बराबर। और फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ I1 I2 यानी कि 10 इंटू 15, दोनों के बीच में गैप कितना है? 0.3 ओवर 2 पाई इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? अच्छा तो हो गया था। तो L कितना लेना है अपने को? 5 और नीचे वाला 0.3 लेना है, ठीक है। 2 पाई 4 पाई तो 2 बचेगा, आगे बताओ। 5 2 जा 10, ये 10 गया और ये -5 बना देगा इसको, और नीचे वाला ऊपर एक 10 और आ जाएगा, 3 1 जा और 3 5 जा, सो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन ऑप्शन में है, ठीक है इतना, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। In the adjoining figure, the force on current carrying loop ABCD due to a long current carrying I1 wire will be कर लोगे खुद से, the case in here. हो जाएगा खुद से ये वाला सम। वापस वही करना है इस बार, सीधा सिर्फ ये लेफ्ट और राइट वाला फोर्स सब इस बार, लेकिन उसका ध्यान रख लेना, ये सिंप्लीफाइड मत लेना क्योंकि नहीं, डायरेक्शन का नहीं, डायरेक्शन का ध्यान देना। वो एक अच्छा इस बार नज़दीक वाले वायर रिपेल कर रहे हैं और दूर वाले वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स राइट की तरफ जाएगा। जो दो वायर्स नज़दीक में है ना, I1 और I2, वो तो रिपेल करेंगे। और इस बार डिस्टेंस A B सब अलग अलग दिया हुआ है, तो इस बार सच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि कौन सा लेंथ लेते हैं कहाँ पे। ये समय इसमें तो क्या सब कुछ कैंसिल भी हो रहा है, A और A वगैरह, तो आप अच्छे से ही सॉल्व करना इसको, ठीक है। इतना ये सब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट 26 पढ़ो समीर। Any electric of 30 ampere is flowing in each of two parallel conducting. सॉरी मैं गलत जगह देख रहा था। इन एन इलेक्ट्रिक ऑफ 30 एम्पियर, हाँ सॉरी, Is flowing in each of two parallel conducting wire places 5 centimeter apart. एक मिनट। 26 में ये दे तो सॉल्व योर सेल्फ। 26 में उन्होंने करंट I1 I2 सेम दिया अलग दिया है? एक ही दिया है। 30 एम्पियर इन बोथ द वायर्स ना, हाँ तो मतलब I1 और I2 दोनों ही 30 एम्पियर और अपार्ट कितना दिया है? सेंटीमीटर अपार्ट दिया है, ओके। The force acting per unit length on either of the wire will be. स्मॉल f चाहिए, तो मतलब म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, L लेने की जरूरत नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा खुद से। पढ़ो ब्रिज, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 27। In the adjoining figure, two very long parallel wires A and B carry currents of 10 ampere and 20 ampere respectively. एक मिनट, डायग्राम में ऐसा ऊपर और ऐसा ऊपर जा रहा है, राइट? इसका नाम A रखा है, इसका नाम B रखा है, दोनों में करंट्स का वैल्यू कितना कितना है? 10 and 20. 10 एंड 20 एम्पियर, बहुत बढ़िया। फिर आगे And are at distance 20 cm apart. सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अभी समझे तुम? 20 सेंटीमीटर अपार्ट। सोनल को समझ गया, मतलब तुम लेट तो हो, सोनल के बाद समझा, तो ये तो वो भी बोलेगी। If a third wire C, length 15 centimeter, having a current. नहीं मैं समझा नहीं, 15 सेंटीमीटर क्या? वो वायर सी का खुद का लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है। दो वायर्स इनफाइनाइट है, बट वो बीच वाला जो वायर है सी, उसका खुद का सिर्फ लिमिटेड ऐसा एक लेंथ दिया हो। एग्जैक्टली कहाँ रखा है वो पता नहीं चला ना। ये सी वायर, इसका खुद का जो लेंथ है ना वो 15 सेंटीमीटर है, ये बराबर 15 सेंटीमीटर का लेंथ है खुद का ही है, ओके। आगे Having a current of 10 ampere is placed. एक मिनट, 10 एम्पियर और करंट का डायरेक्शन ऊपर है तीनों में, ये 10 एम्पियर, ओके। Then how much force will act on C? समझा। चलिए पहले आप मुझे बताओगे ए और सी में अट्रैक्शन के रिपल्शन,
Attraction. किस डायरेक्शन में फोर्स? एक ही डायरेक्शन. लेफ्ट. इसका नाम रखेंगे FCA. डायरेक्शन नहीं देखना बेटा, अपने को पहले से पढ़ लिया है अपन ने कि पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, वो यूज करना है अभी. इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? C पे B की वजह से राइट में. इसका नाम रखेंगे FCB. FCA ज़्यादा होगा कि FCB ज़्यादा होगा? एक्चुअली मैं मान के चल रहा हूँ C बीच में होगा. मैं मान के चल रहा हूँ C एग्जैक्टली बीच में बाय द वे. चलेगा? बोला है उन्होंने, अगर मैंने नोटिस नहीं किया हो. चलो ठीक है. हाँ Between them बोला है. हाँ, तो मैं एग्जैक्ट बिटवीन मान लेते हैं. दिया ना डायग्राम. बट डायग्राम देखा था सर बीच में ही है. छोड़, मुझे बता FCA ज़्यादा है कि FCB ज़्यादा है कि दोनों सेम है? FCB ज़्यादा, बिकॉज C और B के बीच में जो करंट है वो 2 है ना, 10 और 10T. और FCA में 10 और 10 है. फॉर्मूला में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है ना करंट्स का, तो ये करंट जो 20 एम्पियर की वजह से वो ज़्यादा आएगा, तो नेट फोर्स सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा. दोनों अलग अलग निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी चलेगा. ठीक है. और अगर सॉल्विंग में एनालिस्ट अच्छा बैठा हुआ है तो आप बता सकते हो कि ये जो फोर्स निकालोगे ना और ये जो फोर्स निकालोगे ये इसका आधा है. जैसे समझो किसी ने ये निकाला पहले और ये 20 न्यूटन आया, तो उसको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको दिख रहा है खाली एक करंट आधा हो रहा है, तो 10 न्यूटन ऐसा कर लेगा वो. कैलकुलेट सच में 2 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऐसा करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. नहीं समझा, नहीं क्लिक हुआ तो कर सकते हैं ना, हो जाएगा इधर तक. चलो ख़त्म करो. चलिए 2 टॉपिक्स बाकी हैं, टॉर्क और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. छोटा सा सर लास्ट साइड में बैठ के बैठता है वाइट. तेरे लिए पेड़ बोल रहा था. इधर देखेंगे गाइस. टॉर्क on a current carrying loop. Torque on a current carrying loop placed in external magnetic field. Torque on a current carrying loop placed in external magnetic field. ठीक है. ये नॉर्थ पोल ले रहा हूँ, एक साउथ पोल ले रहे हैं. इसके बीच में एक करंट कैरिंग लूप रख रहे हैं अपन. शायद देखा होगा डायग्राम कभी स्कूल में, शायद AC जनरेटर वगैरह वो सब में कॉइल वगैरह बनाते थे. जान दो, मोटर DC मोटर ऐसा कुछ. एक कॉइल है ये और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई. यहाँ पे बहुत सारे एरोज दिखाई दे रहे होंगे आपको. ये जो एरोज है मैग्नेटिक फील्ड का और ये लूप में जो है वो एरो करंट के. नाम वही रख लेते जो थोड़ी देर पहले यूज़ किया, PQRS. चलेगा, वर्क्स. ज़रूरी नहीं है कि इधर देखेंगे, पेन रख लो. ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉइल हो, बहुत सारे N टर्न्स भी हो सकते हैं. ठीक है ना, उस चीज़ के लिए रेडी रहना है अपने को. N टर्न्स. स्टार्ट करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड B. PQ वायर पे फोर्स का डायरेक्शन बताएंगे एनीवन? RS पे ऊपर. नहीं अंदर. ओह सॉरी, मैं भी उसके कॉन्फिडेंस में चला गया. अरे करंट कैरिंग वायर इधर है, फील्ड राइट में है अंदर. ऐसा, इसका नाम है FPQ. सही है इतना? ठीक. इस QR वाले पे बता ही नहीं पाओगे, गारंटी 0 है. क्योंकि करंट कैरिंग वायर फील्ड के अलॉन्ग है. फोर्स RS पे बताओ. फील्ड का ये हमारे बताएंगे. बाहर है. अच्छा फील्ड Dot. राइट में करा. FRS बराबर है. नहीं कर. कोई अगर नेट फोर्स पूछे तो 0 ही आंसर. तो पहले से पता, यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है. कहाँ से आएगा? हाँ, ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर नेट फोर्स 0 डज नॉट मीन कि टॉर्क भी 0. बॉटल का ढक्कन खोलने के लिए आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हो तो नेट फोर्स 0 ही होता है, और फिर भी बॉटल घूमती है, ढक्कन घूमता है. ठीक है. चल, चेक कर. ये बुक
एकदम क्लीन, बहुत कम खोली जाती है वैसे। सर नई बुक है। अच्छा, और नहीं ही मिलेगी आपको 2 महीने के बाद भी। नहीं, पी क्यू वायर पे फोर्स बाहर लग रहा है और इस वाले पे, इस पे अंदर, इस पे बाहर, तो ये ऐसा घूमेगा। कैसे घूमेगा? ऐसे घूम जाएगा ये, ठीक है ना। तो घूमने के प्रोसेस को टॉर्क की वजह से ही बोलते हैं ना। मतलब टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास? टॉर्क टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसमें इस लेंथ को मैं L1 ले रहा हूँ बाय द वे, और ये वर्टिकल लेंथ को L2 ले रहा हूँ। ये L1 है और ये L2 है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर? हाँ, R क्रॉस F, या दोनों के बीच जो गैप है वो L1 है, और इनके बीच में जो फोर्स है दोनों सेम ही है ना। वैसे इधर लिख रहा हूँ FPQ इज इक्वल टू FRS, दोनों है I, लेंथ है L2 इंटू B। सही है ना? ये लेंथ ये लेनी है ना अपने को, सही है। ये फोर्स ले लिया, और टॉर्क में पता है साइन थीटा का भी एक कंपोनेंट आता है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल वो साइन थीटा ले रहा हूँ। इस केस में तो कोई थीटा नहीं है वैसे तो, बट जनरली टॉर्क के फॉर्मूला में साइन थीटा आता है, वही मैं लेके जा रहा हूँ। L1 फोर्स का फॉर्मूला कितना है? I L2B साइन थीटा, और अगर ऐसे बहुत सारे टर्न्स है तो इंटू N। यस, N आगे। व्हाट इज L1 इंटू L2? एब्सोल्युटली राइट। NAB I साइन थीटा, नबी साइन थीटा, याद रखने के लिए ठीक है। NABI sin theta. N is number of turns, area of the coil, magnetic field, current and theta. Theta is the angle between, थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ी देर अभी बता देता हूँ। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। क्या हमारी बात पहले हुई है कभी कि एरिया एक वेक्टर है? फ्लक्स वगैरह में जरूरत पड़ा होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। क्या 2 चैप्टर के बाद हैं कर रहा है? एरिया वेक्टर है ना, कोई भी एरिया का ये एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, बराबर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुट NIA को M लिख दोगे आप, NIA को M लिख दो। अरे मतलब बना ऐसे रहे ताकि याद रहे ना, नहीं बनाओ, मत बनाओ, मरो लिखो ऐसे से, INI लिखो बस। चल, इसको लिखा क्यों है M, और M होता क्या है वो थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या दिखेगा बताओ? अगर मैं ये चीज वहां पे कर दूं तो क्या बचेगा? MB sin। डज इट लुक सिमिलर टू एनीथिंग? करेक्ट। डाइपोल में P sin थीटा, P sin थीटा के जैसा है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है P sin थीटा, P क्रॉस E। E आया, B आया, थीटा आया, थीटा आया, बस यहाँ पे P दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसीलिए यही सोच के यहाँ पे इसको M लिख दिया है। और M कहाँ? M का नाम रख लेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आपको वेक्टर जानना है तो ये वेक्टर इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में कैन बी रिटन एज M क्रॉस B। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये सब चलते हैं, NIB साइन थीटा, MB साइन थीटा, M क्रॉस B, सब एक ही बात है। इज दिस क्लियर एवरीवन? पोटेंशियल वगैरह भी लिख सकते हैं जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था, बट वो इसके मैग्नेटिज्म के सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। फिलहाल मुझे इसमें से इतना ही चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा, या ये वाला। अभी फिलहाल मुझे बता पाओगे इस केस में थीटा क्या है? वैल्यू ऑप्शंस आर 0, 90, 180। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? ऐसा, और फील्ड की तरह 90 डिग्री, इसलिए दिख ही नहीं रहा, इसलिए जबरदस्ती डाला मैंने साइन थीटा। मतलब एक्चुअली अभी जो टॉर्क लग रहा है ना इसके ऊपर, उसमें थीटा 90 है तो साइन 91, तो इसलिए जनरल लिखा हुआ है।
अगर मैं कॉइल लेता हूँ और कॉइल ऐसे रखता हूँ, एक बार मैं कॉइल ऐसे रखता हूँ, एक बार मैं कॉइल ऐसे रखता हूँ, और एक बार मैं कॉइल ऐसे रखता हूँ, ठीक है? सुन रहे मेरी बात? इसमें थीटा और ये एक थीटा ले रहा हूँ, ठीक है? इन चारों में थीटा का क्या वैल्यूज़ है और टॉर्क का क्या वैल्यूज़ होगा? इसमें थीटा कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर ऐसा होगा, बराबर? तो टॉर्क इसके ऊपर लगेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम टॉर्क। मेरी बात समझे कुछ? यानी कि इस केस में व्हेन यू प्लेस द कॉइल प्लेन एरिया पैरेलल टू द फील्ड देन द टॉर्क इज मैक्सिमम। जैसे कि अब ये जो कॉइल ये प्लेन रखा हुआ है, ये फील्ड के अलॉन्ग ही रखा हुआ है ना, ऐसा प्लेन एरिया, ठीक। इसमें थीटा कितना है? 0। तो इस पे टॉर्क 0 होगा। यही आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम था वहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे थीटा, इसमें जो थीटा दिया है वो मेरा अपना को जो थीटा चाहिए वही है कि अलग है? नहीं अलग है। एरिया वेक्टर इधर होगा तो उसके साथ 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। कैसे पता? एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के और या जैसे कि जैसे अब रुक जाए एक मिनट, अभी ये एरिया वेक्टर ऑलरेडी फील्ड के थीटा पे एंगल पे ही है, तो ये थीटा नॉट ही है आपका, बराबर इसका इतना, ठीक है। तो ये कुछ केस 180 भी ले सकता था मैं यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री राइट, जैसे इसका एरिया वेक्टर इधर है ना, ऐसा लेफ्ट में लेता तो 180 हो जाता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिख ही देते हैं, एक काम करते हैं, सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वहां पे था माइनस पी डॉट ई था, विच इज माइनस पी ई कॉस थीटा। वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस एम डॉट बी या माइनस, बराबर है, ऐसा था पहले कभी अपने पास, सब एनालॉजी से लिखते जा रहे हैं। फिर वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन एक्सटर्नल यू एफ माइनस यू आई, यानी कि एम इंटू बी, सॉरी एम इंटू बी नहीं, वहां पे क्या लिखा था? पी इंटू ई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। अभी क्या हो जाएगा? यू एफ माइनस यू आई, बट यहां पे माइनस कॉस थीटा फाइनल। सही है इतना? ये अपन ने अभी नया लिखा ना। थीटा का वैल्यू क्या? 0, 90 और 180, याद है? टॉर्क क्या क्या आ जाएगा? 0 डिग्री पे 0, क्योंकि साइन 0, साइन 90 पे एम बी, तो मैक्सिमम ना, और 180 पे फिर 0। पोटेंशियल एनर्जी पे यहाँ पे माइनस एम बी विच इज़ मिनिमम, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे एम बी जो कि है मैक्सिमम। इसमें से ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और नीचे वाले को, इसमें से कौन सा केस एंगुलर एसएचएम कर सकता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला एंगुलर एसएचएम कर सकता है, राइट? परफॉर्म्स एंगुलर एसएचएम फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? आई बाई पी। तो और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फिर? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम इंटू पी। सब कुछ पुराना उठा के अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया, बराबर है, ठीक है। अगला चैप्टर जो था ना वो और छोटा हो गया है, क्योंकि ये इसमें ही कवर हो गया। नहीं, यही खत्म करें पहले, अपना ये बाकी है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कर लो। चल
एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल, इसको शॉर्ट फॉर्म में MCG बोलते हैं, बराबर। इधर ध्यान देंगे। ऐसे दो मैग्नेट्स है ये, दो मैग्नेट्स है ये। इधर ध्यान दो बोर्ड पे। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इन दोनों के बीच में जो गैप दिख रही है आपको, इधर देखो, बाद में लिखो। इस गैप के अंदर एक सिलेंडर फिट कर दिया है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो बीच में सिलेंडर है उस पे एक्चुअली वायर लपेटा हुआ है आपने, ऐसा कॉइल उसके ऊपर ऐसे लपेटा हुआ है। टॉप व्यू से कैसा दिखेगा ये? थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा ये, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और बीच में ये आपका सिलेंडर टॉप से सर्कल दिखेगा, बराबर। इसके ऊपर अपने ऐसा वायर लपेटा हुआ है। वायर ऐसे ही कि ऐसा वायर? नहीं, ऐसा इसके ऊपर ऐसा है, मतलब दिख रहा है ना, देखिए ऐसा, ये वायर ऐसा वाउंड है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, सही है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगी। इसका शेप का नाम है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे सिलेंडर्स का नाम है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। अब क्या करते हैं, ये करंट कैरी, इसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं हम लोग, ऐसा ये करंट इसके अंदर जाएगा और जैसे ऐसा बाहर आ जाएगा, करंट फ्लो करवाते हैं इसके अंदर। गैल्वेनोमीटर याद है बेसिक काम क्या था गैल्वेनोमीटर का? क्या है गैल्वेनोमीटर का बेसिक काम? एक गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, करता क्या है? वोल्टेज का मतलब करता है कैलकुलेट, मेजर करता है, रीडिंग देता है। क्या चीज़ का रीडिंग देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे वो वोल्ट मीटर है, करंट का करंट मेजर करता है वो, स्मॉल करंट मेजर कर सकता है। इसी को अपडेट करके हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, जिससे वो करंट, हैवी करंट्स और वोल्टेजेस मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए करंट उसके अंदर भेजना पड़ेगा ना। ये सब कुछ गैल्वेनोमीटर के अंदर, डब्बे बॉक्स के अंदर है ये सब कुछ। ये भी हाँ, ये पूरा ऊपर और नीचे डायग्राम सेम ही तो है, अलग थोड़ी है। नहीं। अभी क्या करते हैं, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो इस करंट की वजह से और इस फील्ड की वजह से एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल कितना है? टॉर्क का फॉर्मूला NA/BI sin 90, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई एरिया का, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा कंपोनेंट मिलेगा ही आपको जो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसलिए sin 90 आने वाला है। इसका ये फायदा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा इधर है, sin 90। तो टॉर्क कितना लगने वाला है इसके ऊपर? NA/BI लगने वाला है, ठीक है। इसकी वजह से ये कॉइल घूमने लगेगा। लेकिन आप इसको एक थ्रेड से बांध दोगे ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक मिरर भी लगाता है, जिसका काम जान दो आप अभी के लिए, ठीक है। एक थ्रेड से बांधा हुआ है। अभी आप एक कपड़े को अगर कितना भी ट्विस्ट करो, एक लिमिट तक ही आप ट्विस्ट कर सकते हो ना। एक स्प्रिंग को भी एक लिमिट तक ही खींच सकते हो समीर, बराबर। देखो इधर, स्प्रिंग को एक लिमिट तक खींच सकते हो। कितने मैक्सिमम तक खींच सकते हो? KX स्प्रिंग के कितना फोर्स आप लगा सकते हो? KX से ज़्यादा नहीं लगा सकते आप। और वैसे ही कितना ट्विस्ट कर सकते हो? सिमिलर फॉर्मूला एक होता है C5, KX के जैसा C5। वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे ना, यहाँ पे रिस्टोरिंग
टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू सी फाई। इसका नाम क्या है सी का, वहां पे के का नाम क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पे सी का नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट। वहां पे एक्स था डिफ्लेक्ट एलोंगेशन या कंप्रेशन, यहाँ पे फाई का मतलब है डिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग वो गैल्वेनोमीटर में काटा डिफ्लेक्ट होता है ना, ये वही डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब ये टॉर्क और ये टॉर्क दोनों इक्वेट कर दिए जाए तो कैसे दिखेगा ये, एन ए बी आई इज इक्वल टू सी फाई। तो फाई का फॉर्मूला क्या आ गया, एन ए बी बाई सी इंटू आई। क्या इसको देख के बता सकता हूँ कि द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर का काम है करंट मेजर करना। हम कैसे उसको बोलते हैं, मतलब हम क्या देखते हैं गैल्वेनोमीटर का जिससे फिर पता लगता है अच्छा करंट इतना है, उसके कांटे को देख के ही ना। जब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा है, ऐसा क्यों, ये इसका रीज़न ये है क्योंकि डिफ्लेक्शन और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एक फॉर्मूला से, इसलिए हम बोलते हैं ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो ज़्यादा करंट, जो कि ऑलरेडी इंट्यूटिवली फीलिंग देता ही हाँ भाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा ही होगा, करंट ज़्यादा होता है, इसका ये बेसिक्स है। There is a quantity called as current sensitivity. करंट क्या शब्द, ये शायद हो गया है पहले कभी, करंट सेंस नहीं हुआ रहेगा, करंट सेंसिटिविटी SI। कब हम लोग बोलेंगे गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव, जब वो बहुत हैवी करंट मेजर कर पाए तब, या वो एकदम कम से कम करंट मेजर कर पाए तब? बिल्कुल सही। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, और फाई अपॉन आई कितना हो जाएगा ऑल्सो बाय सी। ठीक है, सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी SV, SV का फॉर्मूला हो जाएगा फाई अपॉन वोल्टेज। फाई की जगह V की जगह लिख सकता हूं IR, और फाई बाय आई की जगह लिख सकता हूं NAB बाय C, पर R भी रहेगा। ओके, ज़्यादा काम नहीं आते फॉर्मूला, थियोरेटिकल वे में पूछ लिया तो हो जाएगा, और बोर्ड्स में तो है ही। नोट, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो तो हाउ वुड इट अफेक्ट द करंट सेंसिटिविटी, कैन यू टेल मी? एंड हाउ वुड इट अफेक्ट द वोल्टेज सेंसिटिविटी? अगर आपको चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी बढ़े तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के बढ़ जाएगी क्या? आर यू श्योर? बाकी सब टर्म्स अफेक्ट नहीं होंगे ये करने पे? बाकी कोई भी टर्म अफेक्ट होगा ये करने पे? नहीं। तो वेरी गुड, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। व्हाट अबाउट वोल्टेज सेंसिटिविटी? क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर 1 टन का रेजिस्टेंस आ रहा है तो 2 टन का रेजिस्टेंस 2R ही होगा ना, लेंथ बढ़ गई ना। तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि इट वोंट बी अफेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, तो रेशियो कैंसल आउट हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी विल नॉट गेट अफेक्टेड, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था। ठीक है, इतना सॉल्ड एग्जाम्पल्स है, 2 हैं बीच में। कितने सॉल्ड एग्जाम्पल्स बचे? अपने लास्ट कौन सा किया था? 27 कर लिया था। 28 और 29 लास्ट एग्जाम्पल्स है, इनको ख़त्म करते हैं। पढ़ द्रविक 28 वाला। Find the resultant magnetic force and torque on the loop. एक लूप दिया हुआ है जिसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, और फील्ड कैसा दिया है, ऐसा राइट में दिया है, राइट? तो फोर्स का जवाब क्या है? नीचे मत देखो, इधर जवाब दो। 0। नेट फोर्स तो 0 होगा ना कॉइल में। टॉर्क, 2 ही ऑप्शन है, मतलब सॉरी एक ही आंसर है, NABI sin थीटा, बट आप थीटा बता पाओगे तो ही आगे सॉल्व होगा। नंबर ऑफ टर्न्स तो कुछ दिया नहीं उन्हें, तो नंबर ऑफ टर्न कितना ले लोगे आप? NABI sin थीटा, सो टॉर्क इज इक्वल टू 1। एरिया, ये एरिया दिया कि पाई आर स्क्वायर लेना है? पाई आर स्क्वायर। फील्ड B, करंट है, एंगल कितना बताओ? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड द फील्ड। एरिया वेक्टर किधर है और फील्ड ऐसा राइट में, 90, खत्म। तो आंसर क्या आ गया इसका? पाई आर स्क्वायर B इंटू आई।
और वेक्टर फॉर्म टॉर्क किस वेक्टर में होता है? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर ऐसा, ये क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसा अंदर एरिया वेक्टर ऐसा अंदर की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर अंदर है, फील्ड ऐसा है नीचे की तरफ होगा -j। टॉर्क का फॉर्मूला ए क्रॉस बी पे आएगा, एरिया वेक्टर क्रॉस फील्ड, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? हो गया या तो बाहर या तो अंदर है, पर करंट का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉक, तो क्लॉक इन, तो एरिया वेक्टर अंदर है, एरिया वेक्टर अंदर है और फील्ड किधर है? राइट में ना, तो ऐसा आएगा। तो किसी को अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये -j लिखा होगा, शायद उन्होंने लिखा है, समझा रीजन? टॉर्क। एक सम बाकी है 29, क्या करेंगे 29 को? क्वेश्चन पढ़ो अभिषेक। Two particle coil matters. टू पार्टिकल Two moving टू मूविंग coil matters. मीटर्स, Meters M1 and M2 having the following particular ठीक है, figure. बोलना। R 10 ohm, N1 30, area 1 3.6 into 10 raised to -3 meter square. 51 0.25 Tesla. R2 14 ohm, N2 42, E2 1.8 into 10 raised to -3 meter square. D 0.5 Tesla. एक मिनट, R1 N1 A1 और B1, ये पहला मीटर है, ये पहला गैल्वेनोमीटर है, और दूसरे में भी ये सब डिटेल दिया है, N2 A2, और आपसे क्या बोला है? कंपेयर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, राइट? हाँ हाँ, तो कंपेयर मतलब रेशियो, तो पहले SI1 अपॉन SI2, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बताओ क्या चीज़ आ जाएगी? करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूला में NAB/C आता है ना, तो मतलब N1 अपॉन N2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इसमें रेजिस्टेंस तो आते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, खुद से कर लोगे यहाँ से। सेकेंड पार्ट, वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी 2, क्या प्रीफर करोगे फॉलो करना? बताओ। एक और फॉर्मूला है वैसे तो इसका, क्या बोल सकता हूँ? SI अपॉन RB होता है ये, तो यही लगा दो सीधा कि ऐसा लंबे वाले से जाएं, कैसे भी चलेगा। SI1 अपॉन SI2 और R उल्टा लिखना पड़ेगा, R2/R1 हो जाएगा सम। अभी ये आप ऊपर से निकाल लोगे या सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर डायरेक्ट यही पूछा होता तो आप ये मेथड से कर ही सकते थे ना, NA/। क्लियर है? ठीक है, तो चैप्टर इधर ख़त्म होता है अपना।